बढ़ते हैं बजट की तरफ, क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। ये बजट कैसा होगा, ये क्या उम्मीदों वाला बजट इसे माने, क्या इसमें कुछ उम्मीदें तो पूरी होंगी लेकिन कुछ उम्मीदों का भरोसा जगाया जाएगा, क्या इस रूप में भी इस बजट को हम देखें और समझे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजय जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि अंतरिम बजट, चूंकि हम इसे कह रहे हैं बार बार, तो आम लोग पहले तो ये जाने कि इसे हम आखिर अंतरिम बजट क्यों कह रहे हैं। देखिए, जून में नई सरकार का गठन हो जाएगा और स्वाभाविक है कि अभी जो ये मार्च में से लेकर के जून के बीच में 2-3 महीने का अंतराल होगा, तो इसको पूर्ण बजट इसलिए नहीं किया जाता है कि चूंकि 5 बजट तो पेश हो चुका है और ये जो छठा बजट है ये मात्र कुछ महीने के लिए, चूंकि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक तो उनको खर्च करने के लिए राशि तो चाहिए, तो बस ये कुछ दिनों के लिए इसका प्रोविजन किया जाता है कि 3-4 महीनों तक, ताकि जो नई सरकार बने उनको सौंप दी जाए और इस बीच में जो पैसा खर्च होता है उसके लिए ये प्रोविजन किया जाता है कि अंतरिम बजट के लिए भी हम खर्च के लिए एक राशि का प्रोविजन कर ले और उस बजट में हम उन्हीं चीजों को केवल रखें जिन चीजों से इतने दिनों तक काम चलाया जा सकता है, इसीलिए इसको अंतरिम बजट कहा जाता है। संजय जी, तो फिर क्या हम इस बजट से उम्मीदों को बांधें या न बांधें, या यूं कहें कि इस बजट से आपकी उम्मीदें तो बहुत पूरी नहीं होंगी लेकिन उम्मीदों को जगाने के लिए प्रावधानों की चर्चा जरूर शामिल हो सकती है। बहुत सही सवाल है। बिल्कुल, अगर इस अंतरिम बजट में भी कोई चीजें अगर लागू की जाती है, मैं छोटा सा उदाहरण बहुत सामान्य लोगों के लिए मैं बताता हूं। जैसे शिक्षा का बजट 7% करीब होना चाहिए बजट का, अभी हम लोगों का 3.8 या कुछ % है। अगर शिक्षा के बजट को बढ़ा दिया जाए तो स्वाभाविक है कि जब पूर्ण बजट भी आएगा तो उसमें भी वो सरकार, जिनकी भी सरकार बनेगी, उनको बाध्य होना पड़ेगा, वो बजट को घटा तो नहीं ही सकते हैं, उस बजट को बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य का बजट जो करीब करीब 3% होना चाहिए था, अभी 1.8 के करीब है। अगर स्वास्थ्य का बजट भी ये बढ़ा देते हैं तो जब पूर्ण बजट आएगा तो हम नहीं समझते हैं कि सरकार उससे पीछे जाएगी, उसको मानेगी। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अगर इस बजट में, अंतरिम बजट में भी प्रावधान किया जाएगा कि नहीं, अब अभी इतने दिनों के बाद भी किसानों की आमदनी में मात्र 3 से 4% की वृद्धि हुई है। आज भी एक बड़ी आबादी है जिस देश की जो किसानी करती है, गांव गरीब के लोग हैं। तो अगर इस बजट में किसानों के हित में कोई निर्णय होते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका लाभ होगा। रोजगार के जो सवाल हैं उनको लेकर के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार पूंजी लगाती है तो इससे रोजगार का सृजन होगा, उसका इनको लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर से लेकर के और जितने भी घरेलू उत्पाद हैं जिनकी बात की जाती है, जिनसे रोज वो रसोई घर से लेकर के और बाहर तक रोज फेस करती है, अगर अंतरिम बजट में भी उसका प्रावधान कर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि पूर्ण बजट अब जब आएगा तो लोग उसको और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो किसान, युवा, महिला, रोजगार को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। रेलवे जिसको क्लब कर दिया गया है, अब कई ऐसी जगहें हैं जहां पर हाई स्पीड ट्रेन की जरूरत है। अब लोगों के पास समय कम है और दूरियां अधिक है, तो उनके लिए जब तक हाई स्पीड ट्रेन नहीं होगा, सुविधाएं नहीं बढ़ाई जाएंगी, तब तक कैसे होगा। तो अंतरिम बजट है तो ये बजट ही ठीक है, ये कुछ दिन के लिए है, लेकिन ये बजट में भी अगर वो चीजों को लाया जाएगा तो जैसे यानी ही कि संजय जी, एक रोड मैप तो जरूर इसमें दिखाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा कि भाई आप समझिए कि इस वक्त हम आपके लिए किस तरफ कार्य करने की तरफ अग्रसित हैं, हमारी कार्य योजना कैसी है, हम क्या चाह रहे हैं करना, क्या बदलाव होगा, क्या तब्दीली होगी। संजय जी, चूंकि हमने देखा कि जब इस बार भी, हालांकि हर बार अगर सीधे तौर पर मोदी सरकार के जोर की बात की जाए तो वहां पर किसान प्राथमिकता में होते हैं, युवा प्राथमिकता में होते हैं, महिलाएं प्राथमिकता में होती हैं, लेकिन इस बार कर्तव्य पथ पर भी हमने देखा कि महिला सशक्तिकरण वाली तस्वीर नजर आई। तो क्या ये भी मानकर चलें कि खुद वित्त मंत्री भी एक महिला है, महिलाओं के पास घरेलू कह दें कि एक तरीके से वित्त संभालने का जिम्मा भी उनका खुद का होता है, वो घर की वित्त मंत्री होती हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी इच्छाएं ज्यादा जुड़ जाती हैं, तो वहां पर भी इस बार ज्यादा फोकस हो सकता है।
नहीं, मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ाऊंगा कि अब महिलाएं घर के चौखट से बाहर निकली हैं और वो महिलाएं तो अब हवाई जहाज से उड़ा करके स्पेस साइंटिस्ट तक अपने को साबित कर रही हैं। वो अच्छे अच्छे जो इंडस्ट्री है उनके जो है बतौर वो एग्जीक्यूटिव के तौर पर परफॉर्म करके दिखा रही हैं। श्रम शक्ति में देख लीजिए, जो डेटा है महिलाओं को लेकर के, उसमें श्रम शक्ति में अब महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ गई है। कृषिगत ढांचा में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी कितनी बढ़ गई है। महिलाएं तो अब साबित करके दिखा रही है। ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती थी तो हम लोग केवल रसोई का बजट दिखाते थे। जब भी बजट आता था तो कैमरे जाते थे केवल महिलाओं के रसोई तक और वो कहती थी कि हाँ, ये आटा दाल और चावल तक और ये रसोई गैस और यहां तक सीमित रहती थी। अब तो महिलाएं अपने को साबित करके दिखा रही हैं। अपॉर्चुनिटी की बात अगर होगी तो निश्चित रूप से न केवल महिला वित्त मंत्री के तौर पर बल्कि प्रधानमंत्री जी भी ये अब मानने लगे हैं कि महिलाओं ने साबित करके दिखाया है। इसलिए महिलाओं के लिए जो योजनाएं होंगी, मैं समझता हूं कि इस बार निश्चित रूप से उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को इस अंतरिम बजट में दिखना चाहिए कि कहां कहां महिलाओं को। अभी तो आपने देखा संसद में बिल पास हुआ, कैसे 33% रिजर्वेशन की बात की गई कि महिलाओं को हम वहां जगह देंगे। तो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो, स्पेस साइंस का बात हो, हवाई जहाज उड़ाने से लेकर के और अंतरिक्ष में शोध करने तक, अगर महिलाओं के लिए योजनाएं आती हैं कि अगर महिलाएं ऐसा करती हैं तो हमको इस तरह की सुविधा उनको देंगे, तो शायद ये जो $7 ट्रिलियन का जो रखा गया है कि हम 2030 में और बस कुछ दिनों में ही $5 ट्रिलियन का जो रखा गया है। बिल्कुल संजय जी, जरा अब हम अपने दर्शकों को थोड़ा इसे और एलेबोरेट करके समझाते भी चलें। ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी रहे हैं कि देखिए कैसे शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा का बजट जो है वो किस रूप में सामने है। मोदी सरकार की तरफ से जिस बजट की हम चर्चा कर रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाते चलें। और जरा इस बड़े से स्क्रीन पर इस बजट को मैं चाहूंगी कि शिक्षा की अगर हम बात करें, जिस तरफ आपने भी ध्यान आकृष्ट कराया, तो शिक्षा मंत्रालय का बजट जो है संशोधित बजट है 99,881 करोड़ का ये बजट रहता है। 2023-24 में इसे 1,12,899 करोड़ कर दिया गया। अंतरिम बजट आज जब पेश होने जा रहा है तो क्या ये राशि जो है और बढ़ेगी? क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि जो हमारी युवा शक्ति है उस शक्ति को कैसे इनहेंस किया जाए, कैसे उसे और सशक्त बनाया जाए, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से उसमें उसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अब जरा ये भी देखते चलिए, शिक्षा मंत्रालय के बजट की तो हम बात कर ही रहे हैं जिसमें 13% इसे अब तक बढ़ाया गया है और अब क्या ये और ज्यादा बढ़ेगा इस अंतरिम बजट में? क्या उसके प्रावधान आपको नजर आएंगे? इस पर तो जोर होगा ही होगा। और ये भी समझेंगे कि क्या जो दूसरे तरीके से शिक्षा मंत्रालय के बजट की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। कब जब बजट निर्मला सीतारमण की तरफ से जब पेश किया गया और उससे पहले ऐसे जब इसकी शुरुआत हुई तो 2015, 2016, 2017 के बाद एक एक करके साल के साथ ये तस्वीर जो है इस रूप में नजर आई और शिक्षा का बजट बढ़ता चला गया। और अब ये माना जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर पढ़ रहे थे, बेहतर उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विकल्प के तौर पर दूसरे राष्ट्रों का रुख करना पड़ता था, अब क्या वो अपने ही राष्ट्र में रहकर, अपने ही देश में रहकर वो उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर पाए? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, चूंकि एक अच्छी खासी संख्या जो युवाओं की है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए कह लें, जिसमें प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर लीजिए, मेडिकल की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए या तमाम दूसरे कोर्सेज की बात कीजिए, अब तक अब्रॉड जाकर के पढ़ने की इच्छा जाहिर करते रहे एक बड़ी संख्या वैसी थी। क्या उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ही उस लेवल की शिक्षा मिल सके? वो जो हमारी युवा शक्ति है बाहर जाकर पढ़कर और कहीं ना कहीं उसमें से कुछ प्रतिशत वहीं सेटल हो रहे थे, उन्हें यहीं पर रोकने की दिशा में प्रावधान जो है सरकार की तरफ से अब ज्यादा जोर के तौर पर नजर आता है? निश्चित रूप से वो आप ब्रेन ड्रेन की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो कहीं और जाकर के विदेशों में सेटल कर जाता है और उसके तकनीक से, उसके जो गुणवत्ता से, उसके जो ब्रेन का लाभ हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। कभी कभी ठीक है, एम्बैरेसिंग होता है कि जो विश्व के जो 200 विश्वविद्यालय हैं जो माना जाता है मानक पर, उसमें भारत के 1 या 2 आते हैं
तो कहीं ना कहीं से तो हमको अगर कंपीट करना है वर्ल्ड में, तो कंपीट करना है तो शिक्षा की गुणवत्ता को और शिक्षा के अवसर को और शिक्षा के इंस्टीट्यूशन को हमको भारत में प्रश्रय देना होगा। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि भारत सरकार इस पर फोकस इस बार करेगी और अंतरिम बजट में भी आपको उसके रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय को लेकर के एक सवाल किया जाता है बार बार कि भाई प्रति व्यक्ति आय में भारत का 141वां स्थान है, लेकिन मैं बताता हूं कि प्रति व्यक्ति आय में सऊदी अरब और दूसरे देश जो हैं, दुबई, उनके आय अमेरिका से ज्यादा है, लेकिन वहां शिक्षा नहीं है, तकनीक नहीं है, तो उस मामले में वो अमेरिका से कम्पीट नहीं कर सकते। तो अगर शिक्षा का बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, तो हमारे साथ अब देखिए थोड़ी देर में NK चौधरी सर भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या हर बार जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस बार की क्या स्थितियां उससे बेहतर नजर आ रही हैं, उम्मीदों के साथ उन्हें क्या लगता है कि इस बार का बजट जो ये अंतरिम बजट रहने वाला है ये किस रूप में नजर आएगा। क्या सरकार जो बदली है बिहार में, बिहार के लिए कुछ बजट में बदलेगा, बिहार की तस्वीर के लिहाज से ये क्या कुछ बेहतर होगा। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इस बार के अंतरिम बजट में क्या होने वाला है खास।